टाटा ने अपनी पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है और इस गाड़ी के अंदर उन्होंने कई सारे सिग्निफिकेंट बदलाव करे हैं। ये गाड़ी बाहर से और अंदर से दिखने में तो बदली ही है, साथ ही साथ अब पंच के अंदर एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऐड कर दिया गया है और पंच में अब AMT गियरबॉक्स के साथ CNG का ऑप्शन भी मिलेगा। इन दोनों ही गाड़ियों को मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चलाया है और आज इस वीडियो के अंदर अब इन दोनों ही गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स तो जानेंगे ही, साथ ही साथ मैं नई पंच को अपने स्टाइल में डीकोड भी करूंगा, क्योंकि टाटा ने लॉन्च इवेंट में पंच के बारे में कई ऐसी बातें बताई थी जो कि इस सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में अक्सर ब्रांड्स नहीं बताते हैं। जैसे कि टाटा ने इस गाड़ी की वाटर वेटिंग कैपेसिटी के बारे में बताया था, ग्रेडेबिलिटी के बारे में बताया था और इसकी जो बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रेंथ वाली बॉडी है ना, उसके बारे में बताया था। ये चीजें क्या हैं, इनका मतलब क्या है और ये कैसे पंच के फेवर में जा सकती हैं, इन सभी बातों के बारे में हम आज बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑल्सो ये भी समझेंगे कि क्यों पंच टर्बो को चलाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी यानी कि टर्बो पंच इंडियन माउंटेन रोड्स पे चलाने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है कई सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। पंच के फ्रंट फेसिया में लाइट्स को थोड़ा सा एजी बना दिया गया है। ये एवोल्यूशन कुछ वैसा सा दिखाई देता है जैसा कि टाटा की सफारी और हैरियर में हमें देखने को मिलता है और ये जो डिजाइन एवोल्यूशन किया गया है पंच के अंदर, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कार का डिजाइन कर्वी है लेकिन जो लाइट्स हैं वो काफी ज्यादा एजी हैं। इस कर्वी डिजाइन और एजी लाइट्स की वजह से ये गाड़ी मेरे को थोड़ी थोड़ी डॉल्फिन से इंस्पायर्ड लगती है, स्पेशली इस ब्लू कलर के अंदर। रेयर में आपको कनेक्टेड लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि पर्सनली मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं होती है इन जनरल बाकी गाड़ियों के अंदर, लेकिन इस कार के अंदर ये लाइट्स काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं क्योंकि जो टेल लाइट है वो रेयर क्वार्टर पैनल में रैप अराउंड कर दी गई है और ये एक ऑर्गेनिक शेप के साथ आती है। पीछे की जो टेल लाइट है वो, इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और जब गाड़ी चल रही होती है तो ये थोड़े से स्टार जैसी शेप के दिखाई देते हैं। मुझे इस गाड़ी का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया है और ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये पसंद ही आएगा, स्पेशली यंगर ऑडियंस को ये डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि जो इसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूथफुल है। अननेसेसरी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज को इसके ऊपर थोपा नहीं गया है। अक्सर ऐसा करने की वजह से गाड़ियां पोलराइजिंग हो जाती हैं और मैं सच बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर पोलराइजिंग गाड़ी बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा है कि टाटा ने अपनी पंच का डिजाइन ऑन पॉइंट रखा है और वो सही डायरेक्शन में इवॉल्व हुआ है। पंच के इंटीरियर्स में जो मुझे बड़ा हाईलाइट लग रहा है वो है इसका रियर सीटिंग स्पेस। ये जो इस गाड़ी का दरवाज़ा है पूरा 90 डिग्री खुलता है तो हमारे को शूट करने में आसानी होती है। मेरी हाइट 5'11" है, आप शायद जानते होंगे, और जो आगे वाली सीट है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से साइज है। और अगर मैं फिर देखूँ तो मेरा नीज रूम जो निकलता है वो इतना निकलता है, लगभग कितना होगा ये 2.5 इंच 2.25 इंच के आसपास है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है मुझे। जो मेरे फुट हैं उनको रखने के लिए भी इन्होंने एक सही अरेंजमेंट करी है। इसमें क्या करा है कि इसको ना स्कूप कर दिया है, ऐसे रखे, ये ऐसे कर्व में है जिसकी वजह से आप अपने पैर ऐसे रख सकते हो, थोड़े लगा के रखने पड़ेंगे साथ में लेकिन रख सकते हो। तो अगर मैं ये वाली बॉटल भी डाल दूँ इसके अंदर ये, तो भी अगर हम देखें तो ठीक ठाक सा स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। तो अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूँ तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ इन्होंने स्पेस निकाला है वो काफ़ी अच्छा है, कमेंडेबल है। इसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करूँ, जो सीट्स की कुशनिंग है या फिर लेंथ वगैरह है, तो कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है इसकी, खासकर सीट की। बैक रेस्ट की कुशनिंग थोड़ी सी और सॉफ्ट हो सकती थी, थोड़ी सी फर्म है मेरे हिसाब से। बाकी एक चीज़ टाटा ने काफ़ी अच्छी करी है कि इन्होंने ना जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको बढ़ाया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने थोड़ा सा लिप निकाला हुआ आगे ही। इस लिप की वजह से क्या होता है कि जो इसकी अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेरे ख्याल में 1.5 इंच के आसपास और बढ़ जाता है, 1 इंच के आसपास और बढ़ जाता है। एक चीज़ मेरे को मिस आउट लगती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीट के अंदर, वो ये है कि इन्होंने सेंटर हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ टाटा ने इस कार के अंदर। वैसे वो देने लगे हैं अब ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया है। मेरे ख्याल में देना चाहिए उनको, ये भी देना चाहिए। पंच के इंटीरियर्स में जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो दिखेगा कॉकपिट डिजाइन के अंदर। इस गाड़ी का जो कॉकपिट डिजाइन है अब वो टाटा की बाकी बड़ी और महंगी गाड़ियों जैसा दिखाई देने लगा है और इस कॉकपिट के अंदर मुझे एक चीज पसंद आई है और एक नहीं। टाटा ने इस कार में भी अपना वो टिपिकल टच पैनल दिया है एसी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुझे कोई खासा पसंद नहीं आता है। ये यंग बायर्स को तो बहुत पसंद आता है, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के अंदर ये देते हैं, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आता है क्योंकि इसको चलाने के लिए ना आपको अपनी नजरें नीचे करनी पड़ती है, रोड से हटानी पड़ती है फॉर सम टाइम। लेकिन इसके ठीक ऊपर इन्होंने दी है 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, जो कि काफी ज्यादा गजब लगती है। इस स्क्रीन की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, टच बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट है और जो यूआई है ना वो बहुत ज्यादा सही है। मतलब इसका यूजर इंटरफेस ऐसा है कि जो आपको जब देखना है आपको एकदम से मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है कंसीडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको 3D एनिमेशंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इस सेगमेंट के अंदर शायद ही कोई ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलता हो। देखो 360 डिग्री कैमरे के जो फायदे हैं वो पार्किंग में तो मिलते ही हैं आपको, लेकिन मुझे इसका फायदा ऑफ रोडिंग में भी ज्यादा लगता है। जैसे मैं इस ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ था, तो मुझे इस 360 डिग्री कैमरा सेटअप की वजह से इस सराउंडिंग से बाहर निकलने में थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि बोल्डर्स कहाँ पड़े हुए हैं, पत्थर वगैरह कहाँ पड़े हुए हैं, उनसे बचने में आपको आसानी होती है क्योंकि वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में होते हैं, वो दिखते नहीं है और आपके व्हील्स को स्क्रैप कर सकते हैं वो आराम से।
से। इसके ऊपर के वेरिएंट्स में आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है और एयर प्योरीफायर भी मिलता है। इस गाड़ी के अपर वेरिएंट्स में आपको MIDB स्क्रीन वाली देखने को मिलती है, जिसकी क्वालिटी अगेन अच्छी है काफी, और इसका भी UI काफी ज्यादा अच्छा है। सब कुछ एकदम से दिख जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन कम होता है अगर आपको सब कुछ एकदम से दिख जाता है तो। ओवरऑल इंटीरियर्स दिखने में काफी अच्छे हैं। पियानो ब्लैक्स का इस्तेमाल जो किया गया है इसके अंदर, जो डुअल टोन में कलर किए गए हैं डैशबोर्ड पे, या फिर ये जो सीट्स हैं इन पे भी आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सीट्स पे कलर दिए गए हैं ये काफी ज्यादा यूथफुल दिखाई देते हैं। देखो इसके इंटीरियर में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि करी जा सकती हैं, लेकिन ऑलरेडी आप बहुत सारे वॉक अराउंड देख चुके होंगे और मुझे लगता है कि मैंने मोटा माटी कवर कर लिया है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा एड ऑन किया गया है यानी कि टर्बो इंजन, उसकी बात करते हैं। देखो वैसे तो पंच हमेशा से ही लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है और इसीलिए 2024 में ये मोस्ट सेलिंग कार भी बन गई थी इंडिया की, और अभी भी टॉप 10 सेलिंग कार में बनी रहती है ये। लेकिन एक शिकायत लोगों ने हमेशा से करी है और वो ये कि जो पंच का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो कोई खासा पावरफुल फील नहीं होता है, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ उससे। और शायद इसीलिए टाटा ने इसके अंदर सीधा नेक्सॉन वाला टर्बो इंजन ही डाल दिया, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क, और ये गाड़ी सिर्फ 1100 किलो की है। इसका जो लो एंड टॉर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आप गियर डाल के हल्का सा क्लच छोड़ते हो आपको एकदम से झटका महसूस होता है, और ये थर्ड गियर तक आप महसूस करोगे। इस गाड़ी का लो एंड टॉर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, और वो इसीलिए क्योंकि इसका जो पीक टॉर्क है वो आपको 1750 RPM से ही मिलना चालू हो जाता है, और ये 4000 RPM तक जाता है, यानी कि जो मिड रेंज है ना वो इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से इसका जो मिड रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई खासी दिक्कत नहीं होगी। और हाई स्पीड्स पे भी आप यही नोटिस करोगे कि ये गाड़ियों को बहुत ही आसानी से ओवरटेक कर लेती है। इस तरीके की जो टॉर्क डिलीवरी है वो माउंटेन रोड्स पे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, जहाँ पर आपको एकदम से आगे चलती हुई गाड़ी को ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सामने से आने वाली गाड़ी से आपकी टक्कर भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर इस तरीके की टॉर्क की गाड़ियाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, एंड सेम गोज फॉर द सिंगल लेन हाईवेज एज वेल। अच्छा, एक जगह है जहाँ पर ये गाड़ी सभी को आउटशाइन कर देती है, और वो है इसके सस्पेंशंस। एक्चुअली नॉट ओनली सस्पेंशन, बस सस्पेंशन और इसका जो टर्बो इंजन है उसका कॉम्बिनेशन। मान लो अगर आप थोड़ा सा पैशनेट ड्राइवर हो, थोड़ा तेज़ चलाना पसंद करते हो, और अगर सामने सडनली ऐसा गड्ढा आ जाए, ऐसी सड़क आ जाए जहाँ पर आपको बाकी गाड़ी होगी तो आपको डेफिनेटली रोकनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पंच चला रहे हो तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही इसके ऊपर से मक्खन की तरह जा सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है यार, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इसके सस्पेंशंस हैं, बड़ा मज़ा आता है। खड्डों में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी बॉटम आउट नहीं होता है इसका सस्पेंशन। मैंने एक चीज़ देखी है टाटा की गाड़ियों में, पंच और नेक्सॉन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। मैच्योर सस्पेंशन सेटअप से मेरा मतलब ये है कि सडन एंडुलेशन और खड्डों के बाद ये गाड़ी झूलती नहीं है बिल्कुल भी। इसमें आपको वर्टिकल मोशन फील नहीं होता है। देखो इंडिया की सड़कें कुछ ज़्यादा ही खराब है, जो रास्ता स्मूथ भी दिखाई दे रहा होता है ना उसमें भी एंडुलेशन छुपी होती है। ब्रांड्स इंडियन रोड्स के हिसाब से अपनी गाड़ियों के सस्पेंशन को सॉफ्ट रखते हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो जब खराब रास्तों पर गाड़ी जाए, आपको कंफर्टेबल फील हो। लेकिन इससे होता यह है कि गाड़ी के अंदर वर्टिकल मोशन बढ़ जाता है। जब भी गाड़ी एंडुलेशन या फिर छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर को हिट करती है उसके बाद गाड़ी थोड़ी थोड़ी वर्टिकल झूलने लगती है, हिलने लगती है, जिससे होता है कि ड्राइवर्स का ना कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और वो आगे आने वाले बम्स या फिर खड्डों को देखकर गाड़ी को काफी पहले ही धीमा कर लेते हैं। लेकिन पंच में मुझे ये चीज फील नहीं हुई। पंच के सस्पेंशन कोई खासे स्टिफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सडन बैड पैचेस के बाद इस गाड़ी के अंदर वर्टिकल मोशन ना के बराबर देखने को मिलता है। इस कार के जो डैम्पर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया है टाटा ने। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस खराब रास्ते पर भी मैं इस गाड़ी के अंदर अच्छी स्पीड्स कर पा रहा हूँ बिना चिंता के। और इसीलिए मैंने बोला था कि इस इंजन और इस सस्पेंशन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा कमाल का है, क्योंकि तेज इंजन का मजा भी आप ले पाते हो और आपको रिग्रेट भी नहीं होता कि गाड़ी के सस्पेंशन में से तेज आवाज आई है खड्डे में जाने पर। टाटा ने इस गाड़ी के लॉन्च के टाइम पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी जो कि यूजुअली ब्रांड्स नहीं करते हैं, एटलीस्ट इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए नहीं करते हैं, जिसमें से सबसे पहली है ग्रेडेबिलिटी। टाटा ने बताया था कि उनकी पंच 30% ग्रेडेबिलिटी तक चढ़ सकती है, वहीं कंपटीशन की कार्स 27% तक ही जा सकती है एट मोस्ट। लेकिन ये ग्रेडेबिलिटी आखिर होती क्या है, सबसे पहले वो जान लो। व्हीकल ग्रेडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक गाड़ी की चढ़ाई को चढ़ने की क्षमता कितनी है। 30% ग्रेडेबिलिटी को अगर हम एंगल में निकालें तो ये निकल के आता है 16.7 डिग्री का एंगल। अब सुनने में ये हो सकता है बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन इंडिया में जिन्हें स्टीपेस्ट मोटरेबल रोड माना जाता है वो है जुलुक लूप्स, जहाँ पर जो इंक्लाइन है वो 11 से 14% का है, यानी कि इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है यानी कि 30% उसके आधे से भी कम है वहाँ पर, और उन्हें स्टीपेस्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी गाड़ियाँ ऐसे रोड पे चढ़ नहीं सकती, लेकिन जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स होती हैं वो 20 से लेकर 30% तक की ग्रेडेबिलिटी पर ही चढ़ सकती है। यानी कि अगर गाड़ी की पावर कम है, उसका वजन ज़्यादा है या पावर टू वेट रेशियो वगैरह ख़राब है तो वो हो सकता है 20% तक ही चढ़ पाए। स्पेशली ऐसे स्टीप रोड्स पर जो कि कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, वहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ स्ट्रगल करती हैं। लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव कार के हिसाब से अपनी टॉप टियर ग्रेडेबिलिटी की वजह से
टाटा पंच ये काम काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेसली कर पाती है एंड ये मैंने खुद भी फील करा। एक्चुअली मैं एक ऑफ रोड पैच पे चला गया था, मैंने सड़क से नीचे गाड़ी उतार ली थी और जब मैंने वापस गाड़ी ऊपर चढ़ाई तो मुझे सिर्फ क्लच छोड़ना पड़ा, मुझे एक्सेलेरेटर पेडल पे पैर नहीं लगाना पड़ा और फिर भी गाड़ी बड़ी एफर्टलेसली चढ़ गई। ना तो गाड़ी ने स्टटर करा, ना ऐसा लगा कि गाड़ी बंद हो जाएगी। इसमें ECU की ट्यूनिंग और गाड़ी के लो एंड टॉर्क का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लो एंड टॉर्क और स्ट्रॉन्ग मिड रेंज की वजह से पहाड़ी रास्तों पर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अलाइव फील होगी और ट्रिकी सिचुएशन से भी आप निकल पाओगे। और पहाड़ी रास्तों के लिए इसलिए भी ये गाड़ी मुझे और ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि अच्छी पावर के साथ साथ इसका जो साइज़ है ना वो भी छोटा है। तो हमारे जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो वैसे ही पतले होते हैं, तो साइड्स में गाड़ियों को खड़ा करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो इसके साथ वो दिक्कत नहीं आएगी। अब पंच CNG AMT की बात भी कर लेते हैं। टाटा की पंच में जो NA इंजन है वो पहले भी आता था, अभी भी आता है और उसकी जो पावर फिगर्स हैं वो पहले जैसी ही हैं। पहले भी इस गाड़ी के अंदर CNG ऑप्शन आता था, लेकिन अब CNG के साथ आपको AMT ट्रांसमिशन भी मिल रहा है। इसके NA इंजन के बारे में वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो इंजन है ये सिटी स्पीड्स पर अच्छा फील होता है, लेकिन हाईवे स्पीड्स पर और माउंटेन रोड्स पर आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है गाड़ियों को ओवरटेक करने से पहले, स्पेशली अगर गाड़ी थोड़ी तेज चल रही हो तो। CNG मोड पर जो इस गाड़ी की पावर है वो ऑलमोस्ट पेट्रोल जैसी ही फील होती है, कोई भी खास पावर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। इवन दो जो पावर में फर्क है वो लगभग 12 हॉर्स पावर का है, मतलब CNG में 12 हॉर्स पावर कम है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर आपको कोई भी खासा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो आपको AMT गियरबॉक्स देखने को मिलता है वो किसी टिपिकल AMT जैसा ही बिहेव करता है और मेरे हिसाब से CNG के साथ ये AMT गियरबॉक्स उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा जो शहर के अंदर चलते हैं, अच्छे खासे ट्रैफिक में उनको गाड़ी चलानी पड़ती है और लंबा जाना पड़ता है, यानी कि AMT की आपको सहूलियत मिल जाएगी और CNG की वजह से आपके थोड़े पैसे भी बचेंगे। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गया, टाटा ने लॉन्च पे बताया था कि पंच आपको 400 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी के साथ मिलती है। वाटर वेडिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपकी कार स्लो स्पीड्स पर कितने गहरे पानी में चल सकती है। इस गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो है 400 mm, यानी कि 1 फुट 4 इंच के आसपास ये गहरे पानी में चल सकती है टाटा के हिसाब से। इस गाड़ी का जो एयर इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टू इंश्योर कि इसमें पानी ना जाए, और इसीलिए ये जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी ब्रांड क्लेम कर रहा है ये इसी के साथ वो अचीव कर पाए हैं। और टाटा ने ये जो नंबर क्लेम कराया है ना, ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव भी है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर अलग बात यह है कि ब्रांड्स अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स के लिए या फिर SUVs के लिए वाटर वेडिंग कैपेसिटी कभी भी नहीं बताते। कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस वो एक 4x4 हो। 4x4 के लिए वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो इसलिए बताते हैं इनकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी, क्योंकि इनको लोग अक्सर ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, कई जगह पानी भरा होता है, तो उस चीज़ के लिए ताकि गाड़ी प्रिपेयर्ड रहे इसके लिए वाटर वेडिंग कैपेसिटी बताई जाती है और अच्छी रखी जाती है। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसके किसी न किसी इलाके में पानी ना भरता हो। मानसून के टाइम पे शहर का कोई ना कोई कोना पानी के अंदर डूबा हुआ होता है और गुड़गांव तो पूरा का पूरा डूब जाता है, जो कि एक मेट्रो सिटी है। अब ऐसे शहरों की सड़कों पर यूज करने के लिए कोई महंगी 4x4 गाड़ियां तो खरीदेगा नहीं, इसीलिए कार ब्रांड्स को हर कार के लिए वाटर वेडिंग कैपेसिटी बतानी चाहिए, जैसे कि टाटा ने बताई है। इससे कार के ओनर्स को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर सड़क पे पानी भरा हुआ है तो भी वो रास्ते में फंसेंगे नहीं और उनकी गाड़ी भी खराब नहीं होगी अगर उस पानी के थ्रू वो पार निकल जाए तो। जो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो कि पंच के साथ पहले भी अच्छी थी और अब वो और भी ज्यादा बेटर हो चुकी है, वो है सेफ्टी। इस गाड़ी को B&Cab के अंदर 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है अडल्ट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए। अब आजकल वैसे कई ब्रांड्स की कार्स 5 स्टार लेकर आने लगी हैं, लेकिन पंच के साथ एक बात अलग ये है कि ये एक B1 सेगमेंट की कार है और इस सेगमेंट के अंदर कोई भी ऐसी कार नहीं है जो कि 5 स्टार रेटिंग लेकर आई हो। 4 स्टार भी बहुत कम गाड़ियां लेकर आई हैं, अगर लाई भी हैं तो। और सिर्फ स्टार रेटिंग की बात ही नहीं है, टाटा ने ये भी बताया कि इस गाड़ी का जो बॉडी शेल है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। मैं बॉडी शेल वाली बात को स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारी गाड़ियां B&Cab और G&Cab के अंदर 5 स्टार तो लेकर आ चुकी हैं, लेकिन उनका बॉडी शेल स्टेबल नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टेबल होना। तो इसका मतलब ये है कि टाटा अपनी वैल्यू फॉर मनी कार के अंदर भी आपको टॉप नॉच सेफ्टी दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में जरूरी है यार। गाड़ी सस्ती हो या महंगी, सेफ तो होनी चाहिए ना, जान तो सभी की महंगी है। तो अब वीडियो कंक्लूड कर लेते हैं कि ये दोनों गाड़ियां किस तरीके के ग्राहकों के लिए है। पहले टर्बो की बात करते हैं। टर्बो के साथ मुझे क्या लगता है कि ये गाड़ी सबसे ज्यादा बेहतरीन उनके लिए रहने वाली है जो लोग एक तेज गाड़ी तो जाते हैं लेकिन उनके पास गाड़ी खड़ी करने की ज्यादा जगह नहीं है, या फिर वो कंजेस्टेड एरिया से ज्यादा आना जाना रहता है उनका। ऐसे बायर्स भी इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं जिनको 12-15 लाख रुपए खर्च नहीं करने हैं एक टर्बो कार के लिए, वो भी इसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि 8 लाख रुपए के आसपास ही इसका टर्बो वेरिएंट आपको मिल जाता है। और ऐसे बायर्स के लिए भी पंच टर्बो अच्छी होने वाली है जो कि पहाड़ों पर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पहाड़ हैं उनकी सड़कों पर ज़्यादा जगह नहीं होती है पार्किंग करने के लिए भी। तो इस गाड़ी का जो कॉम्पैक्ट साइज़ है वहाँ पर आपको काम आएगा और इसका इंजन तो पावरफुल है ही, तो वहाँ पर आप माउंटेन गोट की तरह चढ़ते चले जाओगे। CNG प्लस AMT वाली गाड़ी की बात करूँ तो 2 टाइप के ग्राहकों के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है।
एक तो वो जिनको बहुत लंबा जाना होता है लेकिन ट्रैफिक वाले सिचुएशन ज़्यादा होती है उनके रास्ते में, तो उनको क्लच नहीं दबाना पड़ेगा इस AMT गाड़ी के साथ। और दूसरे वो जो कि नए ड्राइवर्स हैं जिनको मैनुअल गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, तो उन ग्राहकों के लिए CNG AMT अच्छी रहेगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार भी कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़िए। थैंक यू।